लेक्चर टू बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एंड अब हम और ऑर्डर पेयर्स की बात की थी। सो अब हम डिफ़ाइन करें फंक्शंस को, और उससे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है आपके पास। रिलेशन ओके, सो अ रिलेशन इज़ एनी सेट A relation is any set of order pairs तो रिलेशन क्या होता है बेसिकली, अगर आप कुछ ऑर्डर पेयर्स को लेके उनका एक सेट बना लें तो आप उसको एक रिलेशन कह सकते हैं। और द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर्स उसको हम डोमेन कहते हैं उस रिलेशन की, और जो सेकंड कंपोनेंट होंगे उसको हम रेंज कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट components of the order pair is called domain। उसको हम डोमेन कहते हैं। और जो सेकंड होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो रेंज है आपकी। एंड सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट रिलेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि कोई भी ऑर्डर पेयर्स ले लें, आप उसका एक सेट बना लें, तो आप उस सेट को क्या करेंगे कि वो जो आपके पास ऑर्डर पेयर का सेट है उसको आप रिलेशन कह सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स पड़े हैं आपके पास 0, 9.1, 10, 6.7, लेट से हम कहते हैं 20 है, देन 10.7 है, देन आपके पास 30 है, 13.2 है। तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर का सेट है। इस सेट के अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, इसको हम रिलेशन कह सकते हैं। अब अगर आपसे इसमें से डोमेन पूछ ली जाए कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, तो डोमेन में हमने ये बात की थी कि जो ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं उसका अगर आप एक सेट बना लें, जैसे इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 0 है, 10 है, आपके पास 20 है, आपके पास 30 है। सो 0, 10, 20 एंड 30। सो ये जो आपके पास सेट बन रहा है इसको हम डोमेन कहेंगे। और जो रेंज है आपके पास दैट इज़ बेसिकली द सेकंड कंपोनेंट जो आपके पास आ रही है 9.1, 6.7, 10.7 और आपके पास आ रहा है 13.2। तो ये जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के, इसको हमने कह दिया कि ये आपके पास रेंज है। ठीक हो गया। अब हम रिलेशन से आगे फंक्शंस को देखते हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या है कि एक कॉरस्पॉन्डेंस है आपकी पास एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर। तो इसी को फिर हम आगे इसके एप्लीकेशंस को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, और देन इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मूविंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शन क्या होता है? A function is a correspondence from first set, जिसको हम कहते हैं डोमेन, टू अ सेकंड सेट,
called range. ठीक है, such that ये correspondence कैसी होनी चाहिए कि each element in the domain corresponds to exactly one element in the range. सो हमने क्या कहा कि फंक्शन बेसिकली एक correspondence है एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर। पहले सेट को हम क्या कहते हैं कि वो डोमेन है आपके पास, और दूसरे सेट को ये कह रहे हैं कि जिस एलिमेंट्स के ऊपर वो मैप कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं कि दैट इज़ रेंज। और इसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हमने ये कहा कि ईच एलिमेंट, जो डोमेन के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए जो कि रेंज में है। जैसे कि अभी, और हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहला सेट एक्स है इसको हम क्या कहते हैं कि डोमेन है। ये जो सेकंड सेट है ये बेसिकली हमारे पास होता है को डोमेन है। अब इसमें इस सेट के जो सबसेट होते हैं जिस पे वो मैप हो रहा होता है उसको हम रेंज कहते हैं। वो हम आगे एग्जांपल में मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन को डोमेन एंड रेंज। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है आपके पास जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं ए बी एंड सी, और आप एक क्रॉसपोंडेंस बना रहे हैं इन दो सेट्स के बीच में। लेट्स से दिस सेट इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, और आप एक क्रॉसपोंडेंस को देख रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, और हम कहते हैं कि लेट्स से 1 इज़ मैप टू ए, 2 इज़ मैप टू बी एंड 3 इज़ मैप टू सी। सो नाउ दिस इज़ अ फंक्शन, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमने एक ऐसी क्रॉसपोंडेंस बतानी है कि जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन यूज़ हो रहा हो। डोमेन क्या होता है? जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेट के आपके पास सेट एक्स है जिसमें 1 2 और 3 है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। और फर्दर हमने दूसरी चीज़ ये देखी थी कि उनकी एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस होनी चाहिए इन द सेट वाई, जो सेकंड सेट होता है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? रेंज है। तो इस केस में जो आपके पास डोमेन है दैट इज़ बेसिकली 1 2 एंड 3, और जो रेंज है आपके पास वो है आपके पास ए बी एंड सी। अब ये आपके पास एक फंक्शन है। इसके क्रॉसपोंडेंस अगर आप एक और फंक्शन देखते हैं, एक और क्रॉसपोंडेंस देख लेते हैं हम, और देखते हैं कि क्या वो क्रॉसपोंडेंस जो है क्या वो भी फंक्शन है या नहीं है। लेट्स से दिस इज सेट एक्स, दिस इज़ वाई। अब अगेन आप 1 2 3 ले लें, दिस इज़ ए बी एंड सी ले लें। 2 इज़ मैप टू बी, 2 इज़ मैप टू सी एंड 3 इज़ मैप टू सी। तो आपने ये देखा कि ये भी अब आपके पास एक क्रॉसपोंडेंस है सेट एक्स सेट वाई के ऊपर। इसमें पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है आपके पास कि ईच एलिमेंट तो आपके पास इन द डोमेन उसकी इमेज आपको मिल रही है, एक क्रॉसपोंडेंस मिल रही है सेट वाई के अंदर ना। लेकिन अगर आप देखें तो अब 1 क्या है आपके पास? 1 इज़ मैप टू ए, दिस इज़ ओके। 2 किस पे मैप कर रहे हैं? 2 मैप कर रहे हैं आपके बी पे भी, और 2 मैप कर रहे हैं आपके सी के ऊपर भी। तो हमने ये बात की थी कि उसकी जो डोमेन के एलिमेंट है उसकी एग्जैक्टली वन एक एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस होनी चाहिए सेट वाई के अंदर ना, रेंज की, जिसको हम रेंज कह रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इसको ये फंक्शन नहीं है। आपको ये क्रॉसपोंडेंस जो है ये आपके पास फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसके अंदर आपके पास डोमेन का एक एलिमेंट है 2, उसकी 2 आपके पास वाई के एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस आ रही है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन में हम क्या ख्याल रखते हैं कि आपके पास जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसको हम इमेज भी बोल रहे हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ऐसी जो भी क्वांटिटी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम इन फंक्शन से फिर आगे हम चल के लीनियर मॉडलिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जो फंक्शंस हैं बेसिकली ये आप दो क्वांटिटीज़ को बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं इस रिलेशन के साथ जिनके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का बिहेवियर हो ना। तो वो क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज़ जिनके अंदर आपके पास कॉज एंड इफेक्ट का बिहेवियर हो, विच मीन्स कि अगर आप एक एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप बात करें टाइम और टेम्परेचर की,
टाइम और टेम्परेचर है आपके पास। सो हम कहते हैं कि लेट्स से आपके पास डे टाइम है 6 AM एंड 7 AM एंड लेट्स से 8 AM 9 AM एंड इसी तरह आपके पास कुछ टेम्परेचर आ रहा है इसके ऊपर। लेट्स से वी कैन से दैट 20 30 40 एंड लेट्स से वी से दैट इट इज़ 50। ओके, सो ये आपके पास टाइम और टेम्परेचर की दो क्वांटिटीज़ हैं, विच इज़ वन इज़ टाइम एंड सेकंड इज़ टेम्परेचर। और अगर आप ये देखें कि जैसे जैसे आपके डे टाइम में टाइम चेंज होता है तो आपका टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट आ रहे हैं, राइट। तो आप इन दो क्वांटिटीज़ को इनके बीच में एक करस्पॉन्डेंस डेवलप कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। इनको विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम रिलेट कर सकते हैं इनको। जैसे आप कह सकते हैं कि एट 6 AM आपके पास ये टेम्परेचर था, 7 AM आपके पास ये टेम्परेचर था, 8 AM पे ये टेम्परेचर था, 9 AM पे आपके पास ये टेम्परेचर था। अब आपको पता है कि इन क्वांटिटीज़ में कॉज एंड इफेक्ट का बिहेवियर है। और आप ये देख लें कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो भी इसके ऊपर इम्प्लाई हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि ईच एलिमेंट, हमने ये बात की थी कि हर एलिमेंट की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसा हमें पता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास 6 AM के ऊपर वी हैव टू डिफरेंट टेम्परेचर। Let's say we say that this is at 6 AM we have these two temperature. This is not possible. This is not practically possible. तो इसका मतलब जो फंक्शन वाली बात थी वो फुलफिल हो रही है ना यहाँ पर, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि दो डिफरेंट डोमेन की एलिमेंट की सेम इमेज हो। लाइक दिस इज़ पॉसिबल कि आपके पास 6 AM के ऊपर अगर 20 डिग्रीज टेम्परेचर है तो इट माइट बी पॉसिबल कि 7 AM पे भी आपके पास वही टेम्परेचर हो। तो ये पॉसिबल है। इस केस में फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो वायलेट नहीं हो रही। हमने सिर्फ ये बात की थी कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ एक आपके पास एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट का बिहेवियर है कि एक को चेंज करने से आपके पास दूसरे पे इफ़ेक्ट आ रहा है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं ना कि आपके पास इसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अब अगर इस चीज़ के अंदर हम बात करें, सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम के आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने ये देखा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको जैसे चेंज कर रहे हैं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उन सारी क्वांटिटीज़ को आप फंक्शन की मदद से रिलेट कर सकते हैं, उनके बीच में क्रॉसपोंडेंस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चल के हम देखेंगे कि इसी के बेस के ऊपर हम लीनियर मॉडलिंग करते हैं और सो ऑन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि फंक्शन क्या है, बेसिकली एक क्रॉसपोंडेंस है एक सेट के एलिमेंट की दूसरे सेट के एलिमेंट के ऊपर इन सच अ वे कि जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की एक दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ सिर्फ एक एलिमेंट के साथ आपके पास क्रॉसपोंडेंस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ये पॉसिबल कि आपके पास क्या हो कि डोमेन का एक एलिमेंट हो लेकिन उसकी दो एलिमेंट्स के साथ क्रॉसपोंडेंस आ रही हो, तो तब वो क्रॉसपोंडेंस जो है उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आप ये देखें कि फर्दर कि हमने एक बात की थी रेंज की और एक बात की थी कोडोमेन की। तो फंक्शन की नोटेशन हम क्या करते हैं, हम कह रहे थे कि इसको हम यूँ लिखते हैं x and y and further we say that y is equal to f of x। so इसके अंदर हम ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन, यू कैन से दैट इट इज़ अ मशीन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन है, आप इसमें एक इनपुट दे रहे हैं, वन इनपुट, तो आपके पास एक ही आउटपुट आनी चाहिए आपके पास। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है फंक्शन का। तो आप इधर देख सकते हैं कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ, तो इट्स मीन कि आप इसको इस तरह से देखें कि आपने x में से एक एलिमेंट लिया है, इस सेट x में से उसको आपने इस फंक्शन में अप्लाई किया है, ठीक है। जो रिज़ल्ट है वो किस में है, आपका सेट y के अंदर आ रहा है। तो ये जो सेट y है ये आपके पास क्या है यहाँ पर, दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो सेट x है ये क्या आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जैसे अभी हमने टाइम और टेम्परेचर की बात की, तो आप कह सकते हैं लेट्स से हमने ये बात की थी कि 6 AM पे लेट्स से 20 टेम्परेचर 20 डिग्रीज, तो वी कैन से दैट ना
20 डिग्री टेम्परेचर था जब आपका फंक्शन हमने क्या अप्लाई किया 6 AM, उसके अंदर जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था टाइम को पुट किया, उस फंक्शन से हमने कैसे क्रॉसपॉन्डेंस बनाई कि वो उस टाइम आपको क्या दे रहा था 20 डिग्री टेम्परेचर दे रहा था। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम बात करते हैं इसको। तो फंक्शन अगेन हम देख लेते हैं, फंक्शन क्या है, आपके पास एक ऐसी क्रॉसपॉन्डेंस है जिसमें आप एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के ऊपर मैप करते हैं इन सच अ वे कि जो पहले सेट के एलिमेंट हैं उनके सेकंड सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डेंस हो। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस एज इक्वेशंस ना। तो जैसे आपके पास इक्वेशन क्या होती है, कोई भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर आपके पास एक इक्वलिटी का साइन होता है आपके पास, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। सो वी सी दैट फंक्शंस एज इक्वेशंस functions as equations ओके। सो फंक्शंस को हम यूजली इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखते हैं रेदर देन इन टर्म्स ऑफ सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। सो वी यूजली राइट फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। जैसे अभी हमने ये बात की थी कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक इक्वेशन ही है ना बेसिकली, इसमें आपके पास वेरिएबल्स हैं, इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, ओके। सो इस तरह से आपके पास जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की है पहले टाइम एंड टेम्परेचर की, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो इस केस के अंदर y जो है आपका वो डिपेंडेंट है और x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब हमने ये देखना है कि एक रिमार्क है उसको देख लें। आपने ये देखा था कि जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स थे वो आपके पास क्या हो सकते हैं, कोई भी सेट हो ऑर्डर पेयर्स क्या था आपके पास, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्डर पेयर जो हर रिलेशन जो हो वो फंक्शन हो आपके पास। जैसे अगर हम बात कर दें फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ये रिलेशन है विच इज़ 1 एंड a, देन हमने कहा कि 2b है, देन 2c है, एंड देन 3 जो है वो 3bc है। तो अब ये भी एक सेट है आपके पास, इसमें जो डोमेन है आप इसके ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन कह रहे हैं विच इज़ 1 2 एंड 3। ठीक है, इसमें जो रेंज है वो आपके पास a b और c है बिकॉज ये तीन एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। बट दिस ऑर्डर पेयर्स दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसमें देखा है कि आपके पास डोमेन के जो एलिमेंट 2 है उसके क्रॉसपॉन्डेंस आपको दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं रेंज के अंदर विच इज़ b भी मिल रहा है और c भी मिल रहा है। सो दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से जो सारी की सारी इक्वेशंस हैं वो भी ज़रूरी नहीं है फंक्शंस हो आपके पास। सो रिमार्क्स ये था कि नॉट ऑल इक्वेशंस आर नॉट ऑल इक्वेशंस with variables x and y defines functions। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी की सारी जो इक्वेशंस हों वो फंक्शंस भी हों। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं आगे कि इसका क्या मतलब है, और क्या हर फंक्शन जो होता है वो उसको इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो भी आपके पास क्या हो, फंक्शन हो। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है, तो हाउ डू वी नो इट। सो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो वे है उस आपने ये करना है कि इफ़ एन इक्वेशन इज सॉल्व फॉर y, अगर आप उसको सॉल्व करें y के लिए, ठीक है, एंड मोर देन वन वैल्यू ऑफ y can be obtained,
फॉर अ गिवन x, तो देन हम क्या कहते हैं, वो जो इक्वेशन है वो फंक्शन नहीं होगी, डज नॉट डिफाइन y एज अ फंक्शन ऑफ x। सो हमने कहा कि अगर हमने किसी इक्वेशन को देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं y के लिए, और हम ये देख लेते हैं कि फिर देन x की वैल्यू, एक वैल्यू पुट करने से आपके पास कहीं y की वैल्यू एक से ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर y की वैल्यू एक से ज़्यादा आ रही हैं तो वो फिर इक्वेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगी। दिस इज सेम एज वन इनपुट एंड वन आउटपुट प्रिंसिपल जो आपने पहले पढ़ा था। जैसे इसकी एग्जांपल हम एक देख सकते हैं कि आपके पास अगर एक एग्जांपल है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो ये एक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करें y के लिए, सो वी हैव 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व कर लिया y के लिए। अब आप देखें कि अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, आप इसमें कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लें, किससे, आप अपने लेट से सेट ऑफ रियल नंबर से ले लें पुट करके, तो आपके पास a की वैल्यू आ रही है, यू हैव वन वैल्यू ऑफ y। तो इसके अंदर x की जितनी भी वैल्यूज़ आप पुट कर लें, आपको y की a की वैल्यू मिल रही है। सो इट्स मीन कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। इसको विद द हेल्प ऑफ फंक्शन आप लिख सकते हैं। सो जैसे हमने क्या कहा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इन दैट केस जो एफ ऑफ एक्स है आपका वो क्या है, बेसिकली 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको लिखा जा सकता था। इसके करस्पॉन्डेंस अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बी की तरफ देखते हैं, तो आपके पास ये एक इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आपने इसको चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है ये आपकी फंक्शन है या नहीं है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम y के लिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आता है आपके पास। नाउ आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट। सो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एंड हियर वी हैव प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें इसके अंदर आप x की वैल्यू लेट से अगर हम 1 पुट कर लें, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ना। तो अब आप देखें कि जब आपने एक वैल्यू पुट की x की, तो यू हैव टू डिफरेंट वैल्यूज़। आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी मिल रहा है, आपको नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी मिल रहा है। तो आपने ये देखा है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम फंक्शंस नहीं कह सकते। फंक्शन इस इक्वेशन को, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, बिकॉज आपने ये देखा कि इसमें एक वैल्यू पुट करने से आपके पास दो डिफरेंट आउटपुट्स आ रही हैं, जो कि बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रही हैं कि आपके पास एक इनपुट और एक आउटपुट आनी चाहिए थी। सो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो फंक्शन है, सॉरी, जो एवरी इक्वेशन जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हो। चेक कैसे करना है, वी विल सॉल्व इट फॉर वाई, और हम देखेंगे कि देन अगर हम एक्स की एक वैल्यू पुट करें तो क्या हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं या एक ही यूनिक रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, और लास्टली हम फंक्शन की नोटेशंस देख लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद ग्राफ्स और फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ मूव करेंगे। और फंक्शन की जो नोटेशन होती है आपके पास वो ये होती है आपके पास कि हम उसको यूँ लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, रीड एज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको ये भी कहा जा सकता है एफ एट एक्स। ठीक है, सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट नंबर। ठीक है, सो हम इसको नोटेशन इसकी ये यूज़ करेंगे, और इसको रीड आपने देख लिया कि या तो एफ ऑफ एक्स कहा जा सकता है या आप इसको एफ एट एक्स कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जिसको हमने देख लिया, जो बेसिक्स ऑफ फंक्शंस को हमने देख लिया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स द कॉमन ग्राफ्स, कॉमन फंक्शंस, graph of common functions, and then we will discuss the function transformations actually, कि फंक्शन ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। ठीक है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लीनियर मॉडलिंग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और उनकी तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन सेकंड लेक्चर। सो वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफ्स ऑफ कॉमन फंक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर।